मेरा नाम गोपीचंद चौधरी है। मैं मेडिकल में जॉब कर रहा हूँ पिछले लगभग 34 साल से और पार्ट टाइम इस खूबसूरत प्यारे से बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और आज हम जो बात करेंगे वो जनरल बातें होंगी सेहत को लेकर। मोस्टली हमें पता होता है लेकिन हम भूल जाते हैं कि कहाँ गलत जा रहे हैं। पढ़ा सब कुछ होता है, जाना सब कुछ होता है, लेकिन ये जीव है ना, ये स्वाद वाली चीज, ये हमें गलत दिशा में ले जाती है। ठीक, हम लगभग सवा घंटे बात करेंगे आपस में। और मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना किसी इंडस्ट्री के ऊपर कमेंट करने वाला हूँ। लेकिन जब बातें सच होती हैं तो कहीं ना कोई इन्वॉल्व हो ही जाता है। कई बार ऐसा लग सकता है कि शायद हम ये गलत दिशा में जा रहे हैं। चीजों को फिल्टर करना और समझना आपके हाथ में है। सेशन के बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमसे रह जाएंगी। सवा घंटे में सब कुछ कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत सारा हिस्सा इसका ऐसा है जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, उनके साथ बैठकर उसको डिटेल में आपको जानने की जरूरत है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप पूरी तरह फिट रहें, आपका परिवार फिट रहे। तो उसके पीछे रीजन ये कि शायद बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि बीमारी जिस तेजी से बढ़ रही है उस तेजी से लगता है कि कोई इंसान बिना बीमारी के रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है। दो इंडस्ट्री के बारे में आप बार बार सुनते हैं और हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो आप इंडस्ट्री क्या, दो चीजों के बारे में आपने सुना है। एलोपैथी हम बना किसी और चीज के लिए और हम उम्मीद कुछ और पाल लेते हैं और हम मानते हैं कि सब कुछ, सारा इलाज डॉक्टर्स के पास है। हमने जब पढ़ाई करते थे तो आपने पढ़ाई की है, जब 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा मेडिकल साइंस के बारे में। हम ये मानते हैं मेडिकल साइंस वो है जो कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद हम हासिल करते हैं नॉलेज को, शायद वही मेडिकल साइंस है। जी नहीं, वो मेडिकल साइंस नहीं है। वो तो मेडिकल साइंस का एक बड़ा रूप है। दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक मेडिकल साइंस अलग चीज है और एक मेडिकल इंडस्ट्री अलग चीज है। हमें इन दोनों को समझने की जरूरत है। और मेडिकल साइंस में हमने पढ़ा था, जब 6th क्लास में थे, 7th में थे, हमने पढ़ा था एक सेल होता है, कोशिकाएं होती है, शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है ना। कोशिकाओं से हमारे टिश्यू बनते हैं, उससे हमारा टिश्यू के साथ मिलने से हमारे बॉडी के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है। सबने पढ़ा है, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा आपको। हमने पढ़ा सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हमने 6th क्लास में पढ़ लिया था। उसके अंदर ग्लूकोज बर्न होता है जिससे एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हमारी बॉडी चलती है। ये बेसिक बात हमने पढ़ी हुई है। हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर एक पेनक्रियाज होता है और जो कि इंसुलिन को रिलीज करता है। सबने पढ़ा है, ऐसा कुछ नया नहीं है जो आज आप जान रहे हैं। हमने पढ़ा है हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम लिवर है, जो अपने आप को रिजनरेट करने की पावर रखता है। ओनली ऑर्गन जिसके अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है। हमने ये भी पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी के द्वारा ब्लड की सप्लाई करता है, और वो ब्लड की सप्लाई पूरे बॉडी के अंदर जाती है, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमने पढ़ा है हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी नर्व का एक गुच्छा होता है जो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन तक जाती है, और हमारी बॉडी के एंड पार्ट तक जाने पर वो सेंसेशन देती है जिससे हमारी बॉडी चलती है, दैट इज नर्वस सिस्टम। हमने पढ़ा है जो हम दिखते हैं इसके अंदर भी एक ढांचा है, उस ढांचे के ऊपर हमारे शरीर खड़ा हुआ है, दैट इज स्केलेटरी सिस्टम। ये सब हमने पढ़ा था। और साथ में हमने एक खास चीज पढ़ी थी जिसे हम पूरी तरह भूल चुके हैं, दैट इज फूड पिरामिड। हमने फूड पिरामिड के अंदर पढ़ा था कि हमें सबसे कम मात्रा में चाहिए इस बॉडी को चलाने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज मिनरल्स। हमने ये पढ़ा था मिनरल से ज्यादा चाहिए हमें विटामिन, और हमने पढ़ा था विटामिन से ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए होता फैट, और फैट से ज्यादा चाहिए हमें फाइबर, और फाइबर से ज्यादा चाहिए हमें प्रोटीन, और प्रोटीन से ज्यादा चाहिए हमें कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी की, और पानी से भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा चाहिए दैट इज ऑक्सीजन। ये सब पढ़ा है। लेकिन हमने कहीं नहीं पढ़ा था कि आपको एक स्वस्थ इंसान, स्वस्थ शरीर को चलाने के लिए चाहिए एक पैरासीटामोल, आपको चाहिए एक एजिथ्रोमाइसिन, आपको चाहिए एक फलाना इंजेक्शन, आपको चाहिए फलाना आईवी फ्लूइड। ये कहीं नहीं पढ़ा था। जब हमने पढ़ा ही नहीं था तो फिर आज बातें हो क्यों रही इन चीजों की? अगर ये जरूरी होती तो हमें ये शायद 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा दी गई होती कि अगर आप चाहते हैं आपका शरीर चले तो आपके शरीर की ये सिस्टम है, इनको चलाने के लिए फूड पिरामिड की जरूरत नहीं थी, हमें एक मेडिसिन पिरामिड दिया जाता। बट दिस इज फैक्ट, हमें मेडिसिन पिरामिड नहीं पढ़ाया गया, हमें फूड पिरामिड पढ़ाया गया। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? क्योंकि इस मेडिकल साइंस के साथ मेडिकल साइंस का सहारा लेकर मेडिकल साइंस का बड़ा रूप बताकर एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई, दैट इज मेडिकल इंडस्ट्री। ये मेडिकल इंडस्ट्री है क्या? किसी भी क्षेत्र की जानकारी से जब पैसा बनाने का काम आप करते हैं तो वो इंडस्ट्री कहलाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जब आप उस इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हो, उससे पैसा बनाते हो, तो एक इंडस्ट्री का रूप ले लेती है। एक बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है, और वो मिथ ये है कि
हेल्थ और मेडिकल इंडस्ट्री का आपस में कोई कनेक्शन है जो कि पूरी तरह गलत है। आपकी सेहत का और इस मेडिकल इंडस्ट्री का दूर दूर तक कोई आपस में रिश्ता नहीं है। अगर मेडिकल इंडस्ट्री है तो आपकी सेहत नहीं है, और आपकी सेहत है तो मेडिकल इंडस्ट्री की आपको जरूरत ही नहीं है। क्या काम करती है मेडिकल इंडस्ट्री? ये बहुत अच्छी है। और ये मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? क्लियर है आवाज सर, आवाज क्लियर है। क्लियर है। जिसने मैसेज डाला आवाज नहीं आ रही है वो अपने माइक की स्पीड को बढ़ा लें, अपने उसको ठीक कर लें। ठीक, ये इंडस्ट्री काम करती है, आपको सिम्टम जानने हैं कि कोई बीमारी का सिम्टम आपके अंदर क्यों आ रहा है ना? तो उसके लिए सिम्टम को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आया, कुछ भी आया, उसने एक सिम्टम दिया, उस सिम्टम को सप्रेस करने के लिए इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ये एक डायग्नोसिस के लिए इंडस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है। आप ये जानना चाहते हैं आपके अंदर क्या क्या कमी है, किन चीजों की कमी है, ताकि आप उसकी जड़ तक पहुंच सकें, और जड़ पर आप अगर ट्रीटमेंट करते हैं, जड़ का सॉल्यूशन निकाल देते हैं, तो आप उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है आपके इमरजेंसी के लिए। कोई इमरजेंसी बीमारी आ गई जहां पर आपको इमीडिएट सहायता की जरूरत है, वहां पर आप इस इंडस्ट्री का सपोर्ट दे सकते हैं। ये इंडस्ट्री क्योर नहीं करती है, कभी भी इंडस्ट्री क्योर नहीं करती है, इंडस्ट्री मैनेज करती है। मैं इसी इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ, इसी डिपार्टमेंट नौकरी करता हूँ। उसके बावजूद मैं ये बात बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ कि इंडस्ट्री क्योर करती ही नहीं है। अगर आपको लगता है मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको इस इंडस्ट्री को इन्वेस्टिगेशन काम में लीजिए, इमरजेंसी उसके लिए काम में लीजिए, और आपको काम लेना सर्जरी काम में लीजिए, डिजीज के लिए काम में लीजिए। पर डिजीज है क्या? सवाल तो यही है ना कि हम बीमारी माने कैसे? हम बीमारी उसे मानेंगे जिसके लिए बाहरी कारण रेस्पॉन्सिबल है। आपकी बॉडी के अंदर एक वायरस गया, आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स चला गया, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चला गया, आपकी बॉडी के अंदर फंगस चला गया, ये कारण बने आपको बीमार करने के। और इनके इलाज हैं। 95% डिजीज कंट्रोल्ड है आज की तारीख में। जिन्हें बीमारी कहते हैं, बीमारी वह जिसका इलाज संभव हो, जिसको पूरी तरह ठीक किया जा सके वो बीमारी है, और जिसको ठीक नहीं किया जा सके, जो दवाओं से ठीक नहीं होती है, वो बीमारी नहीं है, दैट इज डिसऑर्डर। ठीक, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं आज के टाइम। कोई उसको लाइफ स्टाइल डिजीज कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं इस पर भी बात करूंगा कि कितने कंफ्यूज हैं, कितनी गलत फहमी के शिकार हैं कि हम हर चीज को एक लाइफ स्टाइल डिजीज कह के और साइड में हट जाते हैं, जबकि लाइफ स्टाइल हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं कुछ स्टेटिक्स दूंगा आपको, कुछ डाटा दूंगा जो क्लियर कर देगा कि हर चीज के लिए आप लाइफ स्टाइल वर्ड बोलकर किनारा नहीं कर सकते। ठीक, ये इंडस्ट्री केवल सिम्टम्स को रिमूव करती है टेम्परेरी तौर पर। टेम्परेरी तौर पर अब ऐसी कौन सी बीमारी है जिन्हें बीमारी का नाम दिया गया है जो वास्तव में बीमारी नहीं है? अगर बीमारी है तो आप ये अपने आप सवाल करना कि इस बीमारी के लिए किस बैक्टीरिया, किस वायरस को आप जिम्मेदार ठहराएंगे। पहली चीज है जैसे डायबिटीज। डायबिटीज के लिए आप किस वायरस, किस बैक्टीरिया या किस जर्म्स को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं? कोई ऐसा नहीं बना। और चूंकि कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं देख पाए होंगे आप। ठीक, एक जब बीमार होता है तो उसको एक दवा दे दी जाती है, उसकी मात्रा फिर बढ़ा दी जाती है, उसकी मात्रा फिर बढ़ा दी जाती है, और कहा जाता है कि आपको दे दी, कि आपने कहा कि क्या मेरी डायबिटीज हो गई, क्या क्या मेडिसिन है? वो कहते हैं ये मेडिसिन ले लो। अगर ये मेडिसिन है तो उसके द्वारा ठीक हो जाना चाहिए था आपको। वो मेडिसिन नहीं है, वो मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, सेम बहुत सारी चीजें। मैं किस किस के बारे में बात करूं? अस्थमा हो, आर्थराइटिस हो, आपको ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, माइग्रेन हो, है ना, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये बीमारी ही नहीं है। ये तो हमारा आज का जो खान पान है, सब उसका नतीजा है। हम उन चीजों के लिए इंडस्ट्री के पास जा रहे हैं जिसके लिए वे बना ही नहीं है, जिसके पास उसका समाधान ही नहीं है। और आप देखेंगे इनकी भीड़ ज्यादा है इस इंडस्ट्री के पास, जिनका कि उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो आप उतने लोगों का, कुछ लोगों का नंबर ढूंढ के बताइए कि वो इस बीमारी को ठीक कराने के लिए वो गए थे और आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। एक गोली से शुरुआत होती है, एक गोली फिर बढ़ जाती है, फिर एक गोली जुड़ती चली जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है, मेरी उम्र पर पहुंचते पहुंचते रोटी कम गोली ज्यादा खाता आदमी, इस उम्मीद पर शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। इतने गलत फहमी के शिकार हैं कि ये कहा जाता है अब हमारी औसत आयु बढ़ गई है। जीने की औसत आयु नहीं बढ़ी है। हमारी इस इंडस्ट्री को चलाए रखने के लिए, जो इंडस्ट्री है इसका टर्नओवर बढ़ाने के लिए हमें जीने की कोशिश कराई जा रही है। हम जी तो पा ही नहीं रहे। जीने का मतलब है आप बिना किसी बीमारी के हंसी से, खुशी से, स्वस्थ शरीर के साथ अपनी आयु को पूरा करते हैं, उसे जीना कहते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है औसत आयु घटी है।
सांस लेने के लिए वक्त ज्यादा मिल गया आपको, लेकिन 30-35 साल पर तो आप दवाइयों के साथ आगे चल रहे हैं। जब दवाइयों के साथ चल रहे हैं, बहुत सारे परहेज के साथ चल रहे हैं, तो आप जी कहाँ रहे हैं? आप जीने का एक प्रयास मात्र कर रहे हैं। ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन, मैं ये नहीं कहता कि आप इससे सहमत होइए, बट दिस इज फैक्ट, जो मैंने इसको स्टडी किया है। डॉक्टर आपको गोली देते हैं, सेहत नहीं देते, कभी भी सेहत नहीं देते, तो वो आपको केवल उनका एक ही काम है, आपको गोली दे देना। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके बच्चे डॉक्टर्स हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। दैट इज गुड इंडस्ट्री, पैसे कमाने के लिए इसका कोई तोड़ नहीं है आज भी, नंबर वन इंडस्ट्री। बट मैं सेहत की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले बोला था, नाम बीच बीच में आ ही जाता है। ये गोली देते हैं, सेहत नहीं देते, मैनेज करते हैं, ठीक नहीं करते। कभी भी ठीक नहीं करेंगे, आपको मैनेज करते चले जाएंगे। पिछले 40 वर्षों में, आप 40 वर्ष का इतिहास उठाते हैं, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ी है, फार्मेसी इंडस्ट्री की संख्या बढ़ी है, आपकी लेबोरेटरी की संख्या बढ़ी है, साथ साथ मरीजों की संख्या बढ़ी है। अगर ये इंडस्ट्री कामयाब थी, तो डॉक्टर्स की संख्या बढ़ने पर, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने पर, यानी कि सुविधाएं डोर टू डोर पहुंचाने के बाद मरीजों की संख्या में तेजी से कमी होनी चाहिए थी, ना कि इजाफा। लेकिन आज इन पर इजाफा, इसका मतलब ये इंडस्ट्री पूरी तरह फेल है। इसका हेल्थ से लेना देना नहीं है, इसका टर्नओवर से लेना देना है। इस इंडस्ट्री की विशेषता ये है कि इस इंडस्ट्री को जब के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो उसको चलाने के लिए सीईओ होते हैं बाकायदा। वो ये प्लान करते हैं कि हमारा इस साल का टर्नओवर इतना था, अगली साल के टर्नओवर को एक निश्चित परसेंटेज से कैसे ग्रोथ कराएं, कैसे इसको 10% आगे लेके जाए, कैसे इसको 20% आगे लेके जाए। और 10 और 20% आगे ले जाने के लिए इस इंडस्ट्री में आपको जरूरत होते हुए भी एक्स्ट्रा मेडिसिन खिलानी होंगी, या आप स्वस्थ हैं फिर भी आपको बीमार घोषित करना होगा, तब ये इंडस्ट्री आगे जा सकती है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। जब बीमारी 95% समाज से दूर हो ही चुकी है, तो फिर इंडस्ट्री आगे ग्रो कैसे कर रही है? क्योंकि जो बीमार नहीं है उनको बीमार सिद्ध कर दिया जाता है, उनको बीमारी का नाम दे दिया जाता है। मैं क्या खुल के बोलूं, जो पैरामीटर पहले थे वो पैरामीटर बढ़ा दिए गए, ग्लूकोज का लेवल जो था उसका इंडेक्स घटा दिया गया है, ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल माना जाता है उसका इंडेक्स 10% नीचे करने से लाखों की भीड़ आ जाती है एक साथ। जिसको आप 120-80 बोलते हैं, दैट इज करेक्ट वो। लेकिन यही एक वक्त जब पूरी तरह स्वस्थ थे हम, तब ये एक जमाने पर 140/90 था, तब स्वस्थ माना जाता था। आज 130 पर तो आपको गोली थमा दी जाती है। ये कड़वा सच है। हो सकता है इसको चैनल को प्राइवेट करना पड़ जाए आज, बट कड़वा सच भी यही है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो आज समाज में सेहतमंद लोग नहीं बढ़ रहे हैं, आज मरीज बढ़ रहे हैं। ठीक, आप मरीज बनकर घूम रहे हैं, ये क्लियर है। शायद आप में से भी 90% लोग कुछ ना कुछ कोई ना कोई ले रहे होंगे। अगर वो सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो वो दवा जरूर ले रहे हैं, और दवा नहीं ले रहे हैं तो वो सप्लीमेंट जरूर ले रहे हैं। आप अपने आप से सवाल ज्यादा करने आज आपको, मुझे किसी चीज का आंसर देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ डाटा दे देता हूं। कॉन्स्टिपेशन का शिकार 70% लोग हैं आज की तारीख में। इसका मतलब है 70% लोग पेट साफ करना नहीं जानते हैं। आयुर्वेद ये बोलता है सारी बीमारी आपकी पेट से शुरुआत होती है। 70%, दैट इज बिग नंबर। रीजन बहुत सारे, रीजन में नहीं घुसेंगे, पर तो ये सेशन 5 घंटे में खत्म नहीं होगा। प्रोस्टेट नर्व सिस्टम डिस्टर्ब है, होने लगा है। ये मैं जो डाटा देता हूं 35 साल से ऊपर के लोगों का आपको दे रहा हूं। ये डाटा है, ये प्रूवन डाटा है। जो पाश्चात्य देशों में हो रहा है वो तेजी से, जो पश्चिम में आज होता है वो तेजी से 7 दिन के अंदर हमारे पास आ जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हम जीते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये तो पश्चिम देशों के डाटा है, हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम उनसे आगे निकल गए। जितना हार्ट पेशेंट आपका वेस्टर्न में है, उससे ज्यादा हार्ट पेशेंट यहाँ बन चुका है। जितना डायबिटीज वेस्टर्न में है, उससे ज्यादा यहाँ बन चुका है। तो डाटा हमारे और आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये डाटा है, ये सब पाश्चात्य के हैं, पश्चिम के हैं, यूएस वगैरह के, यूरोप के हैं। 35 साल से ऊपर के लोग अपने नर्वस सिस्टम, प्रोस्टेट नर्वस सिस्टम को डैमेज कर चुके हैं अपने खान पान की वजह से। नतीजा ये कि 18% लोग वाइबर कैथीटर का यूज करते हैं। वाइबर कैथीटर एक खास तरह का कैथीटर होता है जिसको थाई के ऊपर बांध दिया जाता है। वो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, किसी को नहीं पता होता है इन्होंने अंदर कैथीटर डाला हुआ है। वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते। ज्यादा खुश मत होइए, ये सब बीमारी आपकी तरफ तेजी से दौड़ी चली आ रही है। रोकना चाहो तो रोक लेना, सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो जिंदगी आपकी है। भीड़ तेजी से बढ़ रही है इंडस्ट्री में, आप भी थोड़ा कंफ्यूज कर देना, किसी का भला होगा, आपका ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। डायबिटीज 28% है इस टाइम, डायबिटीज 28% है। और हैरानी की बात ये, जो डाटा है इनको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। ये डाटा अगर 100 डॉक्टर का आप रैंडम चेकअप करोगे तो 28 डायबिटिक मिलेंगे, और 100 रिक्शे वाले को चेकअप करोगे तो 28 रिक्शे वाले भी डायबिटिक मिलेंगे।
इवन 100 मुख्यमंत्री इकट्ठे करके उनका चेकअप किया जाए तो 28 डायबिटिक मिलेंगे, और 100 रिक्शा चलाने के वाले के अलावा एक नॉर्मल मजदूर, दिन भर दिहाड़ी पर काम करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला, अगर 100 लोगों के सैंपल ले जाए उनका नंबर भी 28 निकल के आता है। इट मीन्स इसका लाइफ स्टाइल से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। हम पल्ला झाड़ देते जी लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। एक डॉक्टर की लाइफ स्टाइल, एक इंडस्ट्री लाइफ स्टाइल, लेकिन उसके पास तो ना लाइफ है ना स्टाइल है, मजदूर, फिर वो 28% में, और वो भी 28% में बोथ आर सेम। जब एक ही पैरेलल पर खड़े हैं तो फिर आप कैसे इसको लाइफ स्टाइल का नाम दे देंगे? कैंसर 17% लोगों को है स्टाइल, 100 में से 17 लोग कैंसर का शिकार हैं। कुछ को पता चल चुका है, कुछ का पता चलना बाकी है, लेकिन ये डाटा 17% है। ये डाटा जिन्हें आप अमीर, पैसे वाले, रिच लोग मान रहे हैं, उद्योगपति मान रहे हैं, वो भी 17% है, और जिन्हें आप मजदूरी करते हुए देखना चाहते हैं वो भी 17% है। डाटा दोनों के लिए इक्वल काम कर रहा है इस टाइम। ठीक, तो लाइफ स्टाइल कह के मत भागिए दूर। थायराइड 32% लोगों को इस टाइम, 100 में से 32 लोगों को थायराइड है। अगर उनका जांच कराया जाए, ये जांच चाहे बड़े लोग का करा लो चाहे गरीब का करा लो, दोनों का डाटा सेम काम कर रहा है, 32%। ब्लड प्रेशर के मरीज 40% इस टाइम समाज के अंदर। 100 लोगों का जब आप चेकअप करते हैं 35 साल से ऊपर, तो 40 लोगों को हाइपरटेंशन की कंप्लेंट आपको मिल जाएगी, चाहे वो मजदूरी करता हो, चाहे वो एक आलीशान जिंदगी का मालिक हो। एसी के अंदर रहने से आप बीमारियों से नहीं बचते हैं कभी, ना एसी में रहने से बीमारियां आती हैं आपके शरीर के अंदर। ये गलतफहमी निकाल दीजिए। मेरे इवन मुझे कई बार बड़ा जोश में, जिसे जोश कहते हैं वो मेरा गुस्सा है, जिसे मैं नहीं व्यक्त करना चाहता, बट ये कड़वा सच है। जितने भी सुबह घूमने जाते हैं उनमें से एक भी इंसान का वजन कम होते नहीं देखा, एक भी इंसान का बीपी ठीक होते नहीं देखा, एक भी इंसान का मेरे डायबिटीज ठीक होते नहीं देखा। गलत फहमी जी रहे, शायद घूमने से कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं, एक शरीर में फुर्ती आ जाती है। कितना घूमना है वो ही बता दूंगा। 30 घंटे कहां से लाओगे आप घूमने के लिए? है ना, वो आधा घंटा घूम आए, 15 मिनट। वो जो योगा करते हैं ना, मैं योगा टीचर को भरतपुर के अंदर मैं नाम दे दूंगा उसका। योगा टीचर जो 25 साल से योगा करा रहा था, योगा कराते कराते उसको हार्ट अटैक हुआ, उसके अंदर 2 स्टंट है, आज की तारीख में वो आदमी जीवित है। तो हम कहते हैं इनसे ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। वो समस्या ही कहीं और है। जहां समस्या समाधान वहां नहीं खोज रहे हैं, इधर उधर जाकर हम समाधान खोज रहे हैं। हम पैसे से समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इंसोमेनिया, 26% लोगों को नींद न आने की शिकायत है। वो दवा का इस्तेमाल करते हैं, वो किसी न किसी टैबलेट को लेते हैं ताकि उन्हें नींद आ सके, 26%। हार्ट ब्लॉकेज 14% है। 35 साल से ऊपर के लोगों का अगर उनके हार्ट का एक एग्जाम किया जाए तो उनके हार्ट के चारों तरफ एक अलग तरह का डिजीज पाई जाएगी। जो मैं ब्लॉकेज की बात नहीं कर रहा, वो 14% को, यानी वो डोमिनेंट है हार्ट पेशेंट बनने के लिए। जरा टोटल करके देखो, ये सब डॉक्टर 100% में से है, टोटल 250 होता है। कितनी बड़ी विडंबना है। 100% लोगों को 250% बीमारी कैसे हो सकती है ना हैरानी वाली बात। मैं बताता हूँ कैसे होती है। एक एक आदमी 3-3, 4-4 बीमारियों को लेके घूम रहा है, इसलिए 100% 250% में कन्वर्ट हो गया। बीपी है, थायराइड भी है, साथ में उसको डायबिटीज भी है, साथ में एक और जुड़ गई उसको, साथ में उसको गाउट हो गया, साथ में और जुड़ गया उसको नींद नहीं आती है, साथ में जुड़ गया उसको स्ट्रेस है। इस तरह से 250% बन जाता है। एलोपैथी एक आर्थिक मॉडल है, एक इकोनॉमिक मॉडल है, जिसका गोल होता है टर्नओवर बढ़ाना, ना कि मरीजों को ठीक करने का गोल। कभी इस तरह का स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाते। इस साल हमारे यहां से इतने मरीज ठीक होकर गए थे, 1000 ठीक होकर गए थे। हमारा गोल है अगली साल हम 1250 मरीजों को ठीक करेंगे ताकि हम समाज को हेल्दी बना सकें। उनका गोल होता है इस साल हमारे पास 1000 आए। वो आए थे, सभी मरीज नहीं थे, लेकिन गए थे, तब हमने सबको मरीज सिद्ध कर दिया था। आपको अगर यकीन ना हो मेरी बात पर, आप जनरल चेकअप के लिए चला जाना, कोई ना कोई गोली हाथ में लेकर ही आओगे आप। गोली एक है कि जो बीमार नहीं है उसको बीमार, इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है, पढ़े लिखे को पढ़े लिखी भाषा में समझाया जाता है, हर 6 महीने में ये चेकअप कराना चाहिए आपको, हर 1 साल में ये चेकअप कराना, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाए। ग्राहक के हिसाब से चीजें मौजूद हैं। इस इंडस्ट्री का कमाल देखिए, ग्राहक के हिसाब से चीजें मौजूद है। गरीब है 6000 में स्टैंड मिल जाएगा, अमीर है 1.5 लाख का स्टैंड मिलेगा। दोनों का काम एक ही है, आरटी को चौड़ा कर देना। अगर वो सुकड़ी है तो मैं तो लगा रहा हूं इसमें। अभी एक और कमाल का ऑफर आने लगा है। घुटने का दर्द है, एक घुटने के साथ दूसरा नी रिप्लेसमेंट फ्री करा लीजिए हमसे, एक के साथ एक फ्री। ये हो क्या रहा है आखिर?
और हम कर क्या रहे हैं? सब समझदार हैं, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, मानेंगे किसी की नहीं, सुनेंगे किसी की नहीं, करेंगे मन की। और चैलेंज इतना करते हैं, हमें देखे कोई कैसे बीमार हो जाए। जो ये चैलेंज करता है ना, जिसने नहीं समझा इस शासन को, वही तो बीमार हो रहे हैं। या तो समझ नहीं है, पढ़े लिखे के सामने समस्या मानने को तैयार नहीं है, कम पढ़े के सामने समस्या बेचारे उसको इस शासन की पता नहीं है। तो चुनौती तो हम पैदा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बीमारी ठीक करना नहीं है। हमारा मतलब भी जो हम डिस्ट्रीब्यूटर बैठे, हमारा उद्देश्य बीमारी ठीक करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है बीमार नहीं होने देना। चूंकि हम बीमार नहीं होने देना चाहते, इसका मतलब है हम बीमारों की संख्या घटा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है हम डॉक्टर से या मेडिकल इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्री बनी हुई है, उससे सीधा फाइट कर रहे हैं। इसलिए वो हमें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी हर बात का विरोध करेंगे। चाहे आप उन्हें बेहतरीन प्रोडक्ट दे दीजिए, वो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप उनके पेट पर सीधी सीधी लात मारने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा सपोर्ट वहां नहीं मिलेगा। आपका सपोर्ट आपको खुद करना होगा। आप ये उम्मीद करें कि हमारा एक प्रोटीन पाउडर का डिब्बा लेकर एक डॉक्टर से राय लेने जाए, मैं ये लू ना लू, और वो आपको कहेगा ले लीजिए, ये कभी नहीं होगा। आपकी सेहत आपको संभालनी होगी, आपके ही हाथ में है। क्लियर? अब सवाल उठता है कि इस सब की कीमत क्या है। देखिए, एक तो सीधा सा गणित मान लीजिए, नो फ्री लंच, दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं है। सेहत भी मुफ्त नहीं मिलेगी, तो बीमारी का इलाज कराने का प्रयास जो कर रहे हैं वो भी तो मुफ्त नहीं है आपका। फर्क इतना है, आपने बीमार होने से खुद को बचाया तो दो चीज बचा लोगे, पैसा तो फिर भी नहीं बचेगा आपका। बीमार होगे तो पैसा लगेगा, बीमार नहीं होगे तो भी पैसा खर्च करना होगा। लेकिन बीमार नहीं होने पर आपने खर्च किया तो आपका वो समय और वो तकलीफ, दोनों चीजों से आप बच जाओगे। अगर आपने तकलीफ बचा ली तो आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। आपने वो समय बचा लिया जो आपके धंधे को बंद करके आप समय हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले थे, पड़े रहने वाले थे, बेड में का शिकार होने वाले थे, जिससे आपकी आज की आमदनी प्रभावित होने वाली थी, वो बचा लिया, तो भी आपने बहुत कुछ बचा लिया। हमें एक ऐसा शरीर चाहिए जो बीमारियों से लड़ सके। हमें दवाई नहीं चाहिए, वो फूड पिरामिड यही बताता है। हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो बीमारी से लड़ सके। बीमारी को नहीं रोका जा सकता, और जिनको बीमारी कह रहे थे वो तो सब रेडिकेट हो चुकी है, उनके तो मिशन चलते हैं बाकायदा। HIV से मुक्त कर दिया भारत को, अभी टीवी से मुक्त करने का हमारा वो चल रहा है ना। बहुत सारी बीमारी है जिनसे देश को मुक्त किया जा चुका है। तो जो बीमारी थी उनसे तो मुक्त हो गए, इसलिए मैंने कहा था 95% बीमारी तो जा चुकी है। अब बीमारी गई, फिर ये धंधा कैसे चले, इसलिए जो बीमारी नहीं है उनको चलो बीमारी बोल देते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए डरावना भविष्य है। जो डरावनी चीज है वो आने वाली पीढ़ी है। और आने वाली पीढ़ी के लिए जो हर एक के पास आज एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, अच्छे से परवरिश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उनको ऐसा कुछ खिला रहे हैं कि जो बीमारी के शिकार हम 35 साल पर होते थे, या हमें 35 साल बाद ये कहा गया था आप इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं, वही बीमारी अब 8 साल के बच्चे में हाइपरटेंशन का होने लगा है, 3 साल के बच्चे को थायराइड होने लगा है। वो चीज डराती है। मेरा पर्पज आपको एजुकेट करना नहीं है, मेरा पर्पज है उस पीढ़ी को बचाना भी है साथ में। ठीक। अब प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, ये तो जान ले, ये चीजें तो मैंने बात कर ली कि प्रॉब्लम का सोर्स क्या है। प्रॉब्लम का सोर्स है जो हम खा रहे हैं वह खाना। चैलेंज कहाँ है? खाना उगाने का काम, पैदा करने का काम किसान का था, उसे आज किसान जो पैदा कर रहा, पहले किसान से सीधा हम तक पहुंच जाता था, हमारी किचन तक पहुंच जाता था, और किचन के द्वारा हम तक पहुंच जाता था। अब बीच में एक सोर्स खड़ा हो गया है, और वो भी एक इंडस्ट्री बन गई है। अब किसान जो उगाता है वो हमारे पास ना आकर एक फैक्ट्री में जाता है, और फैक्ट्री से वो बनकर फिर हमारे लिए आता है। तो बीच में जो फैक्ट्री आ गई उसने हमें बर्बाद करना शुरू कर दिया है। किसान और फैक्ट्री के बीच में जो किचन थी वो वहां बनना था। गेहूं जाता है, ब्रेड बनकर आता है, बिस्किट बनकर आता है, ड्रिंक्स बनकर आते हैं। गन्ना जाता है, चीनी बनकर आ रहा है, जूस बनकर आ रहा है। इवन एग, मुर्गी को एक फैक्ट्री बना दिया गया है। आप जानते हैं जिस मुर्गी को हम एग कहते हैं कि ये तो फर्टिलाइज नहीं होगा साहब, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो हम खा सकते हैं, इसके अंदर ये नहीं है वो नहीं है, उसको जो दाना दिया जाता है दैट इज स्टेरॉइड बेस्ड, ताकि वो हर दिन एक अंडा दे सके, एक ऐसा अंडा जो बच्चा पैदा ना कर सके, उसको इंडस्ट्री बना के दे दिया। जिस सुअर के मांस की बात होती है दुनिया में, जो आप जितने भी चाउमीन और पास्ता और ये खाते हैं, इसके अंदर एक खास टेस्ट आता है, उसके अंदर उसका वो आता है जैसा बताया जाता है ना, उसका एक सोर्स होता है इसके अंदर टेस्टी बनाने के लिए। जिस सुअर को जहां मांस ज्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है, उनको जो खाना दिया जाता है वो सादा खाने से तो सादा सब कुछ रहेगा, उसके अंदर स्टेरॉइड दिए जाते हैं, और वो स्टेरॉइड सीधे डायरेक्टली हमारे पास तक पहुंच रहे हैं। इसलिए हम वक्त से पहले मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर, मेंटली मैच्योर नहीं हो रहे हैं।
लेकिन हम मैच्योर हो रहे हैं, वक्त से पहले सब कुछ हो रहा है। जो चीजें 20 साल में होनी थी वो चीजें 10 साल में हमारी बॉडी के अंदर आने लगी है। हम जिन्हें लाइफ स्टाइल डिजीज बोल रहे थे वह लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं है, वह गलत खान पान का नतीजा है, गलत खाने पीने का हमारा परिणाम है। 28% योगा टीचर, चाहे वो स्वामी जी हो, अगर इनकी भी डायबिटीज जांच कराई जाए तो ये रेशो 28% ही निकल के आता है। जो योगा टीचर आपको योगा दिलाते हैं, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो खाने पर रिसर्च करते हैं, जो आपको पैक कर करके खाना भेज रहे हैं, अगर 100 लोगों को उनका सैंपल लिया जाए तो वो भी 28 डायबिटीज शिकार मिलेंगे। ठीक, हमें बताया जाता है कच्चा खाओ, पक्का खाओ, स्टील में बनाओ, एल्युमिनियम मत बनाओ, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से नहीं है आप कैसा खाते हो, पक्का खाते हो, सिल्वर में बनाते हो, मिट्टी के में बनाते हो, एल्युमिनियम बनाते हो, फर्क इस बात से पड़ता है क्या बनाते हो। सारी जड़ यहां पर है, पकाते क्या हो आप, महत्वपूर्ण यही कि आप खा क्या रहे हैं। ठीक, हमारे खाने बनाने के तरीकों में जो हमारा तरीका आया खाना बनाने का, उससे हो क्या रहा है, उससे जो हमारी आंतें हैं उनके एक स्लिक एरिया होता है, यानी कि उसके अंदर एक तरह से रेशे होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये स्लिक एरिया हाइड्रोफोबिक हो रहा है, दैट इज टेक्निकल टर्म, जिससे हमारी आंतें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब इसका नतीजा मैं आपको बता देता हूं। दूध पियो जी, कैल्शियम कमी नहीं होगी। कितना पिए? पहली बात तो एक मिथ बना हुआ है दूध में कैल्शियम पाया जाता है। मैं आपको बता दूं 1 लीटर दूध में 1 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। पहली बात तो ये क्लियर कर दूंगा, जबकि 100 ग्राम तिल में 6 ग्राम वो 1 ग्राम पाया जाता है। यानी कि अगर हम 1 किलो तिल की बात करें तो 10 गुना तो उसी मौजूद है, लेकिन हमें क्या कहा जाता है? दूध। अच्छा ठीक है, दूध दूध और दूध से बनी चीजों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है, पढ़ा है हमने। जो दूध भरपूर मात्रा में पीते हैं वो सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार है। विलेज का डाटा उठा के देख लीजिए, उन लोगों के बेंड हो रहे पैर, उन लोगों की हड्डियों की बीमारी आ रही है, उन लोगों ऑर्थराइटिस के शिकार हैं, उन लोगों के लिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उनके अंदर ऑस्टियोपेनिया जैसी बीमारी हो रही है। रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि दूध में कैल्शियम खत्म हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। दूध में कैल्शियम है, लेकिन हमारी जो आंतें हैं वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। चैलेंज तो सारा यहां आ गया ना। फीमेल के अंदर इसका नतीजा क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो इसका नतीजा बता देता हूं। पहले 100 में से 1 महिला गंजापन का शिकार होती थी, आज की तारीख में रेशो बढ़कर 3% हो गया है। 100 में से 3 महिलाएं बाल झड़ने की कंप्लेन करती हैं आज, जो कि 1 करती थी पहले। 45 वर्ष के बाद एक मेल इंसान 21% गंजेपन का शिकार होता था। 100 मेल में से 45 के बाद 21 के गंजेपन की कंप्लेंट थी, जो बढ़कर अभी 60% हो गई है। और हम कह के मजाक बना के कह देते हैं ये तो अमीरी की निशानी है। तो सभी तो, अब मैं क्या वर्ड बोलूं इसको, सभी तो अमीर नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो ये सब वो शब्द बना दिए गए हैं जिनसे हम मतलब हम तह तक ना चले जाए कहीं गलती से। हमें गुमराह करने के लिए एक बड़ी किंवदंतियां कर दी गई है। ये तो साहब ये तो पैसे वाले की पहचान है, ऐसा नहीं है। ये आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की पहचान है। ठीक, अब सवाल उठता खाना क्या है आप, ये तो बात कर लें। देखिए खाना है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। खाना वो है जो इस फूड पिरामिड को फुलफिल करता हो। पहली चीज, 2 लाइन बताऊंगा। पहला है ये फूड पिरामिड को फुलफिल करता हो। दूसरा, ये फूड पिरामिड को सही अनुपात में आपकी बॉडी को प्रोवाइड करा। फूड पिरामिड हमने उल्टा कर दिया है, नीचे की बजाय यो बना हुआ था, इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया है। रेशो ही डिस्टर्ब कर दिए हैं। प्रोटीन लेना ज्यादा था, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे। केवल एक चीज नहीं रोक पाए हम, सांस। इस पर कंट्रोल नहीं है। अगर इस पर कंट्रोल हो जाए ना तो हम ये भी कम ज्यादा करने की कोशिश करें, भाई ये कम कर लेते हैं, चलो ये ज्यादा कर लेते हैं, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। पानी पर आपका कंट्रोल है, तो पानी पीना कितना था, पी कितने रहे जरूरत के हिसाब से। पानी के नाम पर देखिए, ऑल लिक्विड आर नॉट वाटर, ये गलतफहमी निकाल देना। पानी ही तो साहब, पानी नहीं पिया तो हमने चलो छाछ पी ली, हमने जूस पी लिया आज इतने लीटर, हमने चाय पी ली, ये भी तो पानी है। नहीं, ये पानी नहीं है। पानी पानी है, और पानी का भी बैंड बजा के रख दिया हमने। हम टेस्टी के चक्कर में चाय, जिसको बाजार में जाते हैं हम खरीदते हैं जी, आरओ खरीदना है, कौन सा वाला, सबसे सस्ता हो, इसका वो नापते हैं जी, उसका मीटर से नाप लेते हैं, पीएच इतना आ गया। आपने कभी चेक किया उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो गायब नहीं हो रहे।
उस टेस्ट के चक्कर में न्यूट्रिएंट्स अगर आपके गायब हो रहे हैं तो वो टेस्ट आपको बर्बाद कर देगा। बहुत सारी बीमारियां, वो बॉडी मसल्स पेन और ये जो ऐंठन हो रही है, सब ये हम खुद पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हमें सस्ता चाहिए ना। जब सेहत की बात होती है तो सस्ते की तरफ मत भागना डियर फ्रेंड, ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। सेहत सस्ती नहीं होती, क्योंकि इलाज भी सस्ता नहीं होता, तो सेहत सस्ती कैसे हो जाएगी आप? तो सेहत के लिए कंप्रोमाइज मत कीजिए। दूसरी चीज, खाना वह है जो ग्लूकोज को धीमी गति से आपकी बॉडी में रिलीज करता हो। फूड क्या है? वह चीज जो ग्लूकोज को स्लो फॉर्म में आपकी बॉडी में रिलीज करता हो। ग्लूकोज एक ऐसा रसायन है जो ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा बनाता है। आपने हमने सबने पढ़ा है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को लोड करता है, सेल तक लेके जाता है, सेल के अंदर ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को बर्न कर देता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ये सबने पढ़ा है। एक सिस्टम होता है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये जो ऊर्जा बनती है ये इस सिस्टम के अंदर जाकर डिपोजिट, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर, ये इसमें जाकर डिपोजिट हो जाती है, जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए लगातार रिलीज करती रहती है। आप और हम बात करें, मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी चल रही है, आंख पर झपकेंगे आप, एनर्जी लगेगी, सांस ले रहे हैं उसके अंदर भी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है ना। आप कोई चीज उठा रहे हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत है, तो ये एटीपी में स्टोर होती है और हमारी बॉडी को ये एनर्जी रिलीज करती रहती है। ये बैटरी की तरह है। हम हर पल इस जैविक ऊर्जा की आवश्यकता महसूस करते हैं जब महसूस करें, जो कि हमें एटीपी देता है। ये सिंपल भाषा में मैं एनर्जी की बात बता रहा हूं आपको। हर कोष का अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए खुद ऊर्जा बनाती है। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। हमारी बॉडी की हर ऑर्गन के अंदर सेल्स है। देखिए, आपकी हर ऑर्गन की सेल्स का डिफरेंट टाइप है। चूंकि डिफरेंट टाइप है, इसलिए उस सेल की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। यही कारण है कि हमें लाखों तरह के एमिनो एसिड की जरूरत होती है। जबकि एमिनो एसिड हार्ट के लिए मसल से अलग है, तो मसल्स अलग हुई कहां से? सेल का टाइप अलग है। लिवर की सेल का टाइप अलग है, आपके पैनक्रियाज की सेल का टाइप अलग है, आपका ब्रेन की सेल्स का टाइप अलग है। और जब अलग अलग सेल्स हैं तो अलग अलग तरह की ऊर्जा बनती है, डिसेंट्रलाइज होती है। ऐसा नहीं होता कि आपके लिवर ने एनर्जी खूब पैदा कर रहा है, वो ऑर्गन अच्छे से काम कर रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको चलाने के लिए वो एनर्जी। तो वहां पर एक्स्ट्रा अगर एनर्जी है तो वो आपके हार्ट को डिलीवर कर देगा। ये कभी नहीं होता। ये एक बड़ा साइंटिफिक, बड़ा परमात्मक बनाया हुआ सिस्टम है। ये सभी डिसेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज नहीं हो सकता। एक ऑर्गन की एनर्जी दूसरे ऑर्गन में पास नहीं होती। यही कारण है कि एक ऑर्गन खराब होता है, उसके फंक्शन के डिस्टर्ब होने की वजह से दूसरे ऑर्गन पर लोड आता है। कहते नहीं, लिवर खराब हो गया तो पैनक्रियाज चला जाएगा, पैनक्रियाज खराब हो गया लिवर पर लोड आएगा, ये हो गया तो आपको किडनी फेल हो सकती है, ये हो गया तो आपका हार्ट ब्लॉक हो सकता है। तो लोड जा रहा है, उसका एक से दूसरी की तरफ जाता है। कोई तरीका नहीं है कि इस ऑर्गन के एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। ये ऐसा कोई मेथड नहीं बना है। इसलिए हर ऑर्गन की सेल्स को ठीक से काम करना बेहद जरूरी है। और यही कारण है कि हमारे पास हर ऑर्गन को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप के सप्लीमेंट हमने पैदा किए हुए, बड़े आसानी से बोल देते वो साहब। जब ये आप पीडीओ की बात करते हो तो फिर इतने सारे प्रोडक्ट क्यों हैं? हम पीडीओ की जनरल बात करते हैं। हम बॉडी को जनरल एक कहते हैं ना, हर सेल को बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसकी बात करते हैं। लेकिन आपके पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल अगर कहीं डिस्टर्ब है या डैमेज होने लगी है या हेल्दी सेल नहीं बन रही है, तो उसके लिए एक सेपरेट, चूंकि सेल सेपरेट है इसलिए सेपरेट एक सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। हम कहते हैं आप स्वस्थ हैं, पीडीओ लेते रहिए, आप स्वस्थ बने रहेंगे, प्रॉपर डोज में, प्रॉपर मात्रा में। लेकिन फिर भी अगर आप जॉन्डिस के शिकार हो गए, आपका लीवर डिस्टर्ब हो गया, तो हम कहते हैं साथ में अब आप मिल्क से ले लीजिए। हम बोलते हैं साथ में अब आप सीएच बैलेंस ले लीजिए, क्योंकि अब हम पर्टिकुलर एक ऑर्गन पर बात कर रहे हैं। आप कहते हैं सब कुछ ठीक है, हम कहते हैं सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन किसी कारण से आपका हार्ट कहीं डिस्टर्ब करने लगा है, तो हम कहते हैं कोएंजाइम क्विक ट्रेन ले लीजिए ताकि इसके हार्ट को सपोर्ट दे सके। उसके लिए डिफरेंट सेल है, इसलिए हम डिफरेंट एक सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप कहते हैं मेरे ब्लड में कहीं चैलेंज आ गया, मेरे ब्लड में कहीं गाढ़ापन आ गया है, हम बोलते हैं इसको पतला करने के लिए आप ओमेगा 3 ले लीजिए, आप हमारा गार्लिक हार्ट केयर ले लीजिए। आप बोलते हैं जी मेरे ब्लड के अंदर मेरा ग्लूकोज लेवल, ब्लड में जो ग्लूकोज है वह मेरे सेल्स के अंदर बर्न नहीं हो रहा है, जिससे मुझे ग्लूकोज की रीडिंग बढ़ रही है मेरी, तो हम बोलते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए आप मधुनाथ से शुद्ध त्वाक ले लीजिए।
तो अलग अलग हमें प्रोडक्ट इसलिए हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है बॉडी के अंदर? ये हीमोग्लोबिन का एक ही काम है, ये ऑक्सीजन को हर सेल तक लेकर जाता है। ये सबने पढ़ा है, ये कोई नई बात मैंने नहीं बताई, आश्चर्य की बात नहीं है, सब जानते हैं। जब आप एनीमिक होते हैं, मैं एनीमिया को बहुत सीरियस लेता हूं। कुछ समय पहले किसी कारण से ये चैलेंज मेरे घर में आया था, तो मैंने पूरी जान झोंक दी थी कि लोग कहते हैं इसकी इतनी फिक्र क्यों करते हो? लोग 6.5 से नीचे, ग्राम से नीचे तो चिंतित ही नहीं होते, क्योंकि 6.5 पर ब्लड चढ़ जाता है ना। मैं जानता हूं कि सबसे खतरनाक चीज मैं यही मानता हूं, उसका कारण बता देता हूं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसमें जो आयरन है ये ऑक्सीजन को लोड करता है और हमारी बॉडी के हर सेल के पास लेके जाता है, जिससे उस सेल के अंदर ग्लूकोज बर्न होता है और उस सेल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो ऑर्गन सुरक्षित रहता है। अगर किसी ऑर्गन को कम ऊर्जा मिलेगी तो वह ऑर्गन बीमार पड़ जाएगा। ये सिंपल सरल भाषा है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि जब ये यहां गया, अगर ऑक्सीजन कम है तो वह ग्लूकोज को पूरी तरह नहीं जला पाएगी, और जब नहीं जला पाएगी तो बचा हुआ ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। इसलिए उस ग्लूकोज का पूरा जलना जरूरी है, और जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा तो वो एक नई समस्या क्रिएट कर देगा। यही कारण है जब वो ग्लूकोज पूरी तरह नहीं जलता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। आपकी गाड़ी एवरेज कम दे रही है, जितना चाहिए वहां तक इंजेक्टर तक पूरा फ्यूल नहीं पहुंच रहा है, तो वो पिकअप नहीं लेगी। तो नतीजा क्या होगा? मरीज थकान महसूस करता है। कहते हैं एनीमिक आदमी थकान महसूस करता है, उसका रीजन ये है क्योंकि वो कम ऑक्सीजन को डिलीवर कर पा रहा है, कम ऑक्सीजन को ले जा पा रहा है, और कम ऑक्सीजन ले जा रहा है तो कम ग्लूकोज बर्न हो रहा है, और कम ग्लूकोज बर्न हो रहा है तो कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो थकान महसूस हो रही है। क्लियर? 1 ग्राम ग्लूकोज को पचाने के लिए 15 मिनट पैदल चलना होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज। और अब बता दूंगा कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं। जिसे आप लोगों का आदर सत्कार कहते हैं, आप उन्हें सीधा सीधा बीमारी दे रहे हैं। वो आपके घर पर आए हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आप उसे बीमार बनाकर भेज रहे हैं, क्योंकि इसी में आपकी प्रशंसा है, इसी में उसकी प्रशंसा है। और चीज महंगी आती है, सबसे सस्ती चीनी आती है, इसलिए चीनी से बनने वाली चीज ही देते हैं। और हम भी इतने आदी हो चुके हैं, बोलते हैं ला भाई मुंह मीठा मीठा करा दे। अरे क्यों इस मीठे के पीछे पड़े हो? आज के बाद आप मिठाई छोड़ दोगे, आधा घंटा और बात करूंगा आपसे, आप कुछ भी खा लोगे, मीठा नहीं खाओगे जिंदगी में। हमारे पास जो बीमारियों के शिकार हुए हैं, 40 साल में इंडस्ट्री बढ़ी है। उसका रीजन क्या है कि 40 साल में ऐसा आया क्या है, क्या नया आ गया जो पहले नहीं था? इस 40 साल में जो नया आया दैट इज गेहूं। एक ही चीज ने एंट्री मारी और उसने लपेट कर रख दिया हमको, वो गेहूं आ गया। 40 साल पहले बुजुर्ग घर में है, आप बात कीजिए, गेहूं बहुत कम मात्रा में होता था, गेहूं नहीं होता था, चना होता था, जौ होता था। हमें अच्छी तरह याद है, हम जौ में से वो तिनका निकाल निकाल के रोटी में से वो हमें चुभते थे, छोटे थे जब रोटी खाते थे ना। अब ये गेहूं क्या करता है? मैं सिर्फ गेहूं के पीछे नहीं पड़ रहा हूँ, गेहूं खाइए, मैं आपको रास्ता दूंगा, गेहूं नुकसान नहीं करेगा आज के बाद आपको, है ना। लेकिन अभी जो चल रहा है वो बता देता हूँ। 100 ग्राम गेहूं आप लेते हैं, 76 ग्राम उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, जो सीधा सीधा 30 ग्राम ग्लूकोज देता है स्टेट। और हमारे मुख्य खाने क्या है? गेहूं और चावल। 100 ग्राम चावल लेते हैं, 79 ग्राम सीधा कार्बोहाइड्रेट देता है, जिसमें से 32 ग्राम आपको मिल जाता है ग्लूकोज। क्या कोई ऐसा खाना खाएं जिसमें ग्लूकोज ना हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हर चीज में ग्लूकोज आपको चाहिए, ग्लूकोज खाइए। फिर गेहूं समस्या क्यों हो गया? जो समाधान बताऊंगा उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं समस्या इसलिए हो गया कि गेहूं के अंदर फाइबर 1.2% है मात्र, और ये 1.2% जो फाइबर है ये गेहूं के ऊपर पाया जाता है, जिसका एक हिस्सा गेहूं को धोते समय सिखा दिया गया ना, तो गेहूं को धोकर खाइए, गया। फिर थोड़ा बारीक पीसिए, और गया। एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको, वो आपको क्या लगता है, ये मैदा जो आता है बाजार में, मैदे की जो रिफाइंड आटा जिसे कहते हैं, इसके अंदर फाइबर को छान के देते हैं आपको? नहीं, केमिकल आता है जिसको डिजोल्व कर देता है, यानी उसको खत्म कर देता है। जैसे हर्बिसाइड खरपतवार खत्म कर देता है, ऐसे वो फाइबर खत्म कर देता है। ठीक है, आपके चावल में मात्र 0.2% फाइबर है सिर्फ। जब गेस्ट का आप सत्कार करते हैं तो उसको देते हैं पेप्सी, कोक, कोई भी ब्रांड। 100 ml जब आप देते हैं, एक गिलास में लगभग 100 ml होता है, जब आप देते हैं थोड़ा कम भरते हैं, गिलास 140 और 50 ml का होता है। हम बाजार से थोड़ा छोटा छांट के लाते हैं ताकि कम नुकसान होए, और थोड़ा कम देते हैं ताकि वो 100 ml में काम चल जाए।
आप उसको सीधा 45 ग्राम शुगर देते हैं, जिसमें 22.5 ग्राम ग्लूकोज है। अब 1 ग्राम ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मतलब है जब वो जल जाएगा, ऊर्जा एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, तो वो कहां चला जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसको डाइजेस्ट कर दिया पूरी तरह से। तो 15 मिनट वर्कआउट करना है। हमारी बॉडी की हर दिन की ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 5 ग्राम ओनली, क्योंकि हमारा एवरेज ब्लड 5 किलो है, 5 लीटर है, 4.5 से 6 लीटर के बीच में होता है, मैं एवरेज 5 लीटर मान लेता हूं। और 5 लीटर ब्लड की रिक्वायरमेंट ग्लूकोज की, उसको उसके लिए चाहिए एनर्जी देने के ओनली 5 ग्राम। हम ले कितनी लें भाई साहब? 150 से 175 ग्राम। और चूंकि 1 ग्राम ग्लूकोज को नष्ट करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 15 मिनट की एक्सरसाइज चाहिए, फिजिकल एक्शन चाहिए। फिजिकल एक्शन के नाम पे तो रिमोट चाहिए हर चीज के लिए, रिमोट नहीं पाए तो घर को सिर पर धर कर लेते हैं। फोन भी आ जाए तो मैसेज को आवाज लगाते हैं, अगर चार्जिंग में लगा वो जरा फोन निकाल के देना, क्यों? ग्लूकोज नहीं जल जाए बॉडी में से, स्टॉक करना है भाई आपको। वो जल गया तो तब समस्या खड़ी हो जाएगी, उससे बचा के रखो आप कैसे भी, चाहे जान चली जाए, ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए बॉडी में से। तो फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे तो थोड़ा उठ के जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, ऑफिस में बैठ के कुर्सी के काम ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, फिर भी 150 से 175 ग्राम को बर्न करना है। तो दैट इज सिंपल वे। 15 मिनट के हिसाब से 30 घंटे आपको चलते रहना, और टाइम है 24 घंटे। तो फिर क्या होगा? यही कारण है घूमने वाले लोग स्वस्थ नहीं होते देखे। घूम के आते हैं, बढ़िया सी चाय पीते हैं घर आकर, क्या घूम लिया, 8 ग्राम चीनी ले गया वो। हम तो थोड़ा लाइट मीठा डालना, वो लाइट 4 ग्राम होता है भाई साहब, जिसे लाइट कह रहे हो ना, वो 4 ग्राम है। 1 घंटा घूमना होता है, उसमें भी घूमने गए, थोड़ा सा घूमे, उसके बाद बैठे एक जगह और फिर गप चल रहा है वहां पर, गपास्टिक। पूरी दुनिया की सरकार को आप कंट्रोल कर रहे हैं घूमने के नाम पर, घर से वहां गए, वहां से आ गए, तो कितना क्या आपने किया? मैं तो साहब घर आकर जूस पीता हूँ। कौन सा? जो पैक्ड जूस है। छोड़िए खैर बातों को, है ना, आप सेशन से बाहर चले जाएंगे, नहीं अभी ब्लॉक कर देंगे मुझे, तो ज्यादा नहीं कहूंगा। अब सवाल उठता है इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज की बॉडी करती क्या है? गया 175 ग्राम, क्या करेगी ये बॉडी? बॉडी को ये पता है कि भाई ये ग्लूकोज बॉडी में है, ग्लूकोज जरूरी है, जरूरी है, मैं इसमें वो नहीं कर रहा हूं, जरूरी है। अब ये अतिरिक्त मात्रा में आ गया तो इसका करे क्या? चलो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है उन्हें बना लेते हैं। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है ना, हमारी बॉडी एक पूरी तरह से भगवान ने सब कुछ बड़े वेल प्लान्ड है। तो एक्स्ट्रा आ गया, अब क्या करें? चलो इसे हम कुछ अच्छी चीजों में लगा देते हैं। हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल बेहद जरूरी है, सीमित मात्रा में ध्यान रखिएगा। अब शरीर क्या, ये बॉडी क्या करेगी? चलो ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, जब 5 ग्राम की थी, 155 ग्राम बचा हुआ है, चलो इसमें से कुछ को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। काम आएगा भाई। धुआंधार स्पीड से बॉडी ने कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू किया। अरे ये तो बहुत हो गया, काफी बन गया, ठीक है, इसको यही रोकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बनाते हैं, चलो ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। बेहद जरूरी है आपके शरीर के लिए। जीरो ट्राइग्लिसराइड पे आप जी नहीं सकते, जीरो कोलेस्ट्रॉल पे आप जी नहीं सकते, इसलिए उनका एक रीडिंग दिया गया है, मिनिमम का रीडिंग होता है हमेशा, इतना चाहिए चाहिए। अब बॉडी क्या करेगी? सैचुरेट हो गई, बन गया पूरा कोलेस्ट्रॉल, चलो अब ट्राइग्लिसराइड पे लग जाओ। ट्राइग्लिसराइड बन गया खूब धुआंधार, 8 से 9 से 1000 रीडिंग पहुंच गई, तबीयत खुश आपकी। अब क्या करूं मैं इसका? ग्लूकोज तो अभी बच रहा है, क्योंकि हम तो पीछे ग्लूकोज के पड़े हुए, बिना मीठे के तो हमारे घर की शुरुआत ही नहीं होती। और जब तक किसी से मिठाई ना मांग ले और मिठाई का डब्बा ना लिया है तो लगेगा बड़ा अनसोशल आदमी है, तो ये तो बिल्कुल सामाजिक ही नहीं है। अब बॉडी बनाएगी उसको, चलो इस ग्लूकोज के ही बचा के रख लेते हैं, अब बची है ना, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ग्लाइकोजन इज टाइप ऑफ ग्लूकोज। और ये ग्लाइकोजन को जब स्टोर करती तो ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमेशा फैट के फॉर्म। चलो अब बचे हुए को हम क्या करते हैं? फैट बना देते हैं, और वो फैट आपकी सुंदरता को निखारने में काम आता है। बड़े खाते पीते करके लग रहे हो, यहां से मांस, वहां से मांस, यहां से मांस, और हम जड़ कहां खोद रहे हैं? लगता है अब मुझे भाई रोटी बिना चिपड़ी लिया हो, क्या हो जाएगा उससे? उससे क्या हो जाएगा? समस्या कहां है? और ढूंढने कहां निकले हो? चाबी खोई है भरतपुर में और गुरु जी के घर पर, मैं चाबी को ढूंढ रहा हूं, 1 घंटा हो गया मुझे। अरे जिंदगी निकल जाए, नहीं पाएगी भाई चाबी। इसे कहते हैं कंफ्यूजन में जीना। ठीक? अब
इस चीनी का नुकसान दूसरा क्या होता है, चीनी को जब आप खुला वातावरण में रखते हैं तो आप नोटिस करना थोड़ी देर में वो सील जाती है, वो पानी को वातावरण से एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसा होता है आपकी बॉडी में, चूंकि ज्यादा मात्रा में शुगर जा चुका है, अभी शुगर क्या करेगा, इसको चाहिए पानी, इसके नेचर है ये पानी, ये आपकी सेल्स में से पानी को निचोड़ना शुरू करेगा। जब ये निचोड़ना शुरू करेगा तो आप होंगे डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेशन कभी भी आप सोचो बीमारी से नहीं होता, डिहाइड्रेट। और जब डिहाइड्रेट होंगे तो सेल्स मांगेंगे आपकी पानी, फिर आप और पानी मांगोगे और पानी मांगोगे तो आप हो जाओगे, आपको जाना पड़ेगा बार बार टॉयलेट। और ये दो लक्षण आते ही आप कहेंगे मुझे डायबिटीज हो गई। पैदा आपने की है, किसी और ने नहीं की। यही कारण, चूंकि डायबिटिक पेशेंट के बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए वह ज्यादा पानी की डिमांड करता है, और पानी की डिमांड करता है इसलिए बार बार टॉयलेट भी जाता है। और यही कारण वो डिहाइड्रेट होता है, इसलिए डायबिटिक इंसान को दूर से पहचाना जा सकता है। वो उसकी चमड़ी सिकुड़ जाती है, वो बड़ा मतलब होता है ना कि साहब पानी नहीं है इसकी बॉडी के अंदर, उसका मेन कॉज यही होता है। ठीक, यही कोलेस्ट्रॉल जो आपके ये इसको बचा के रखा था, जो आप दे रहे हैं 150 से 175 ग्राम, कई लोग तो किसी जमाने में हम भी 1 किलो भी खा जाते थे, है ना, हम कौन से कम थे, जानकारी नहीं है तो सबके साथ ऐसा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हमारी आर्टरीज के अंदर जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और जब डिपॉजिट होता है तो उनके नैरो कर देता है, सकड़ा कर देता है, नतीजा हाइपरटेंशन के शिकार हो जाता है। चूंकि बच्चे कोक ज्यादा पीते हैं इसलिए 8 साल पर ब्लड प्रेशर के शिकार होने लगे हैं। बच्चों को शादी में लेके जाइए, दो ही फेवरेट चीज है उनका, कोल्ड ड्रिंक लेंगे वहां पर और वो आइसक्रीम लेंगे वहां पर, उन्हें कोई लेन देन नहीं किसी खाने से। कितने लोग हैं जो सलाद के ऊपर जाते हैं, अरे सलाद पर जाते हैं तो एक खीरे का पीस और चौथाई टमाटर का टुकड़ा और एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा और एक दो प्याज के पीस उस पर लाते हैं और कहते हैं ये क्यों ले रहे हो, इसको क्या कर लोगे, इससे कौन सा तीर चलाबान हो गया। बस हम कहते हैं ये जरूर लेंगे। ज्यादा बात करें तो बोल देते हैं इतना तो ले रहे हैं साहब, घर पे तो हम इतना भी ले लेते। बात तो तुम्हारी भी सही है भाई। ऐसी स्थिति में होता क्या है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये ग्लूकोज से कोटेड है। चूंकि ग्लूकोज ज्यादा है, हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या सवार था, ऑक्सीजन। एटम किसका है, ऑक्सीजन का। लेकिन चैलेंज कहा गया ग्लूकोज ज्यादा है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसके ऊपर ऑक्सीजन का एटम ना होकर ग्लूकोज का एटम सवार हो गया, समझ रहे हैं। और जो ग्लूकोज का एटम सवार होता है इसी को कहते हैं HbA1c। आप में से कुछ लोगों ने जरूर जांच कराई। HbA1c इंडिकेशन कि आपकी जो हीमोग्लोबिन का जो एटम है, आयरन है, उसके ऊपर ऑक्सीजन सवार है या ग्लूकोज सवार है। और ये ग्लूकोज जितनी मात्रा में सवार होगा उसी अनुपात में रीडिंग बढ़ती चली जाती है। ये 6 से 12 तक चली जाती है, इससे भी ज्यादा चली जाती है। ठीक, लेकिन जब ग्लूकोज खुद हीमोग्लोबिन पर बैठा हुआ है तो HbA1c बढ़ता ही है, और जब बढ़ता है तो इसी को डायबिटीज कहते हैं और आप डायबिटिक हो जाते हैं। क्लियर। अब अगला सवाल आता है, इस ग्लूकोज से कैसे निपटे भाई साहब, आपने तो हमारी आंखें खोल दी, पर रास्ता तो बताओ। और मैं आपसे एक जोक कर लेता हूं, रास्ता नहीं बताऊंगा चाहे कुछ बता दूं। चलो इस रास्ते को छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा रास्ता बताऊंगा, मानोगे, अपनाओगे उसको कि साहब सुन तो लेंगे, मानी तो आज तक आपकी एक ही बात नहीं, तो आज भी क्यों माने। चलो ये भी बात सही है, मत मानो। मेरी नहीं मानोगे तो उसकी मानोगे जो आपका फूफा नहीं लगता है। आप हॉस्पिटल में जाओगे जो आपको मरीज सिद्ध कर देगा, मानना तो पड़ेगा आपको। मेरी मानोगे, घर वाले तकलीफ में नहीं रहेंगे, पैसा गलत जगह पे नहीं जाएगा, हंसी खुशी रहोगे, घर में खुशियां रहेंगी। नहीं मानोगे तो भाई साहब बीमार आप पड़ोगे, परेशान सारे रिश्तेदार भी होंगे, आप नहीं होंगे तो आप रूठ जाओगे। चलो बता देते सवाल। सभी बीमारियों का मूल कारण है खाना, बात वही आ जाती है। मूल कारण क्या है, खाना। कोई भी डॉक्टर खाने के बारे में बात नहीं करता है, चैलेंज कहां है। और हम केवल डॉक्टर की मानते हैं और डॉक्टर खाने के बारे में बात नहीं करता है। हमें मानना किसकी है, जो खाने के बारे में बात करता है। और खाने के बारे में बात करता है गोपी चंद चौधरी, और आप उसकी मानने को तैयार नहीं है, तो समझाता तो यही टूट गया हमारा। मेरी मत मानो, जिसने आज लिंक भेजा उसकी जरूर मान लेना, क्योंकि वह भी खाने के बारे में बात करेगा। समस्या जहां है समाधान तो वहीं खोजना है ना।
समस्या कहीं और है, समाधान कहीं और खोज रहे हैं, तो समाधान मिलेगा नहीं। और समाधान मिलेगा आपके खाने में। कोई भी डॉक्टर खाने के बारे में बात नहीं करेगा, जहां समस्या समाधान वही मिलेगा। यदि खाना सही नहीं है तो दवा कोई काम नहीं करेगी। और यही कारण है कि आप जब तक खाने पर ध्यान नहीं दोगे, कितने भी लंबे टाइम तक आप डायबिटीज खा लेना, कितने भी लंबे टाइम बीपी खा लेना, कितने भी लंबे टाइम तक थायराइड खा लेना, आप कभी ठीक नहीं होगे। आपका मतलब वह इंसान जो इन बीमारियों की, इनको बीमारी मानकर इनकी दवाइयां खा रहा है, मेरा मतलब उनसे है। क्लियर? यही अर्थव्यवस्था का मॉडल है। इकोनॉमिक्स, हमारे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी की बात करते हैं, यही मॉडल है। हम एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा खाना नहीं ढूंढ रहे हैं। ये हमारी विडंबना है। और एक बढ़िया डॉक्टर बता, कितने भी बढ़िया पे चले जाओ, खिलाएगा गोली। आप हिंदुस्तान के सबसे फेमस डॉक्टर के पास चले जाओ, वो थोड़ा 3 की जगह 4 गोली खिला देगा। वो थोड़ा नया साल्ट आपको प्रिस्क्राइब कर देगा, जो शायद पुराना वाला जिसके पास गई तो उसने बेचारे ने पढ़ा भी ना हो, तो डेली डेली कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, उसे और ज्यादा पता है, वो और जानता है। वो इतना बड़ा हुआ ही है इसलिए वो जानता है इस इंडस्ट्री को 6% नहीं 20% से कैसे ग्रो कराऊं। जाना कहां था, चले कहां गए? जाना था हमें एक ऐसे इंसान के पास जो हमें सही खान पान की सलाह दे सके। जाना था एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास। जाना था एक डाइटरी सप्लीमेंट की इंपॉर्टेंस जानने के वाले के पास। लेकिन जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास, जिसके पास, बेचारे के पास समाधान ही नहीं है। अगर समाधान होता तो 28% का हिस्सा वो नहीं बनता। अगर वो जानता डायबिटीज से बचा जा सकता है तो वो डॉक्टर कभी डायबिटिक नहीं होता। अगर जानता डायबिटीज कैंसर से बचा जा सकता है तो 100 में से 70 डॉक्टर कैंसर के मरीज होते ही नहीं आज। और हम इलाज कराने जा रहे हैं। हम मानते हैं इसको पता है। उसको पता है तो वो 17% में आके हो गया, उसको पता है तो 28% में आके हो गया, उसको पता है तो वो 70% में आके हो गया। लेकिन हम मानते हैं कि इसको पता है। अरे साहब, तुम्हारे कहने से क्या है, ऐसी थोड़ी बनते डॉक्टर। 1 करोड़ रुपए लगते हैं तब जाके एक डॉक्टर बनता है। नहीं, 1 करोड़ वाले को तो आप दिखाते नहीं, उसके बाद 1 करोड़ और लगता है। आप दिखाते 2 करोड़ वाले को है, पीजी भी तो करके आता है। उसके बाद फिर पैसा लगना बंद हो जाता है, फिर केवल टैलेंटेड है। मैंने बताया वो इंडस्ट्री बहुत प्यारी है। सर्जरी के लिए उसका कोई कंप्यूटर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में उसका कोई तोड़ नहीं है, इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए उसका कोई तोड़ नहीं। जब तक आपका खाना काम करना शुरू करे तब तक उनका सहारा लेना कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आप जो खाओगे, आज खाओगे कल ठीक नहीं हो जाओगे, उसमें 6 महीने से 2 साल का वक्त लगेगा आपको। तो मैं उस इंडस्ट्री का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप गलत समय पर गलत जगह पर पहुंच गए। उस समय जब आपके पास टाइम था, जब आपको जाना था, बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है, बॉडी आपकी फाइट करती है, बॉडी का अपना एक सिस्टम बना हुआ है, बॉडी बीमारी से लड़ना जानती है, बॉडी हील करना जानती है। लेकिन बॉडी हील करने का प्रयास करती है, आप उसकी हीलिंग में जब व्यवधान डाल देते हो तो एक दूसरी बीमारी जन्म लेती है। ये कारण एक के बाद दूसरी बीमारी जुड़ती चली जाती है। आपके ऊपर वायरस का अटैक हुआ था हल्का सा, बॉडी का एक सिंपल है, आपको पता है एक वायरस बैक्टीरिया को मारना है तो पानी को बॉयल कर लो। जानते हैं आप, HIV के वायरस को मारना 40 मिनट पानी को बॉयल कर लीजिए, वो आप मान सकते हैं पानी में से भर गया। सेम आपकी बॉडी जानती है, एक वायरस ने अटैक किया तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर उठा दो, इतने टेम्परेचर पर जाकर वायरस मर जाएगा। आपने उस प्रोसीजर को रोक दिया, थोड़ा बुखार किया गया, बाकी एक पैरासिटामोल ले लिया आपने। सप्लीमेंट, सही सप्लीमेंट के सलाहकार आपको गली गली नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके बगल में किराने के दुकानदार भी आपको बोल देगा कि ये बुखार के लिए दवाई ले लो। थोड़ा सिर दर्द हुआ, बॉडी ने एक इंडिकेशन दिया, बॉडी हील करने का प्रयास कर रही थी, आपके खान पान से बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, लेकिन उससे पहले कि बॉडी अपना काम करे आपने उठा के गोली मार दी। और यूं यूं नाम बोलते हैं, उतने नाम मरीज जानता है जितना शायद एक MBBS करके आने वाला डॉक्टर नहीं जानता आज की तारीख। क्यों? एक्सपर्टीज है भाई। दुनिया में नंबर 1 पर लेके जाना है इस इंडस्ट्री को, हम ही तो इसके करता धरता है। बिना हमारे तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ध्यान इनका रखें, हमारे बच्चे भूखे मर जाए उसकी चिंता करके, हमारे बच्चों को तो भगवान पाल रहा है ना, दूसरे के बच्चों के लिए हम ही भगवान बन जाते हैं। तो भाई साहब थोड़ी ज्यादा कर रहे हो आज तो, आप थोड़ा नीचे आ जाओ। आ जाता हूँ नीचे, ठीक है, परेशान मत होइए। हमें अपने खाने से क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। हमें अपने खाने से, खाना और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना है, पहला काम। जो हमारे शरीर में ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करे, हमें इस तरह का खाना खाना है जो हमारे शरीर में से ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करे। दूसरा, हमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के रेशो पर ध्यान देना। कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशो क्या है? जैसे गेहूं के अंदर
आपने देखा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो खूब था बट फाइबर तो था ही नहीं ना, तो रेशो डिस्टर्ब। ये रेशो कितना होना चाहिए? सबसे बेहतरीन तो ये 10 से नीचे होना चाहिए। ये 10 से नीचे। आजकल एक चीज सुनने को मिल रहा है आपको, मिलेट। मैं मिलेट के बारे में बात कर लेता हूं 5 मिनट से। मिलेट है क्या? मिलेट भी एक खाना ही है, उसके अंदर भी ग्लूकोज उतना ही है, कार्बोहाइड्रेट उतना ही है जितना आपके गेहूं के अंदर है, लेकिन उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है। उसके अंदर 4% से लेकर 12% तक फाइबर है। अलग अलग मिलेट में अलग अलग फाइबर है। ऐसे सब उसके फाइबर को भी, ये तो इंडस्ट्री है, ये तो इसका काम ही है, फाइबर को हटा दो बीमार अपने आप आ जाएगा। सिर्फ फाइबर हटाते जाओ, मरीज बढ़ाते जाओ। इतना सा सीक्रेट हाथ लग गया इनके, उस सीक्रेट का तो फायदा उठा रहे हैं। बिस्किट दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ब्रेड दे देंगे, बस फाइबर नहीं देंगे, सब कुछ दे देंगे आपको और लिख और देंगे फाइबर युक्त। मिलेट के अंदर ये बदमाशी नहीं कर सकते इंडस्ट्री। हर एक जो खाना आप फूड लेते हैं, जो ग्रेन्स हैं, उनके ऊपर फाइबर पाया जाता है जिसे हटाया जा सकता है। मिलेट की खासियत ये कि उसके सीड के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेयर्स के रूप में फाइबर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की लेयर है, देन फाइबर की लेयर है, देन कार्बोहाइड्रेट की, फाइबर की, देन कार्बोहाइड्रेट, देन फाइबर। और इस तरह से कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसे खत्म तो कर सकते हो, पीस के नष्ट कर सकते हो, बट फाइबर को खत्म नहीं कर सकते उसमें। और यही मिलेट की सबसे बड़ी विशेषता है। अब मिलेट के पीछे मत पड़ जाना, मिलेट को लिए भी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो मिलेट के टाइप डिफरेंस है, मिलेट की क्वांटिटी डिफरेंट है। आपको एनर्जी को मैनेज करना है, या आपको हील करना है, या आपको करना क्या है, उस हिसाब से मिलेट डिसाइड किए जाते हैं। लोग पीछे पड़ रहे, सर्च करने लग जाते गूगल पे, बोलिए मंगा लिया 1 किलो मिलेट मंगा लेते, क्या हो जाएगा उससे? स्थायी समाधान ढूंढो। एक दिन में ना तो आप बीमार पड़ते, ना आप एक दिन में ठीक होते हैं, है ना। तो सीधे उसके पीछे मत पड़ जाना, उसका मैं समाधान आपको इजी दे दूंगा, है ना। फिर भी उसको टेस्ट के लिए ले सकते हैं। मिलेट के भी बड़े साइंटिफिक वो हैं। मिलेट के फाइबर रिलीज करने के लिए 8 घंटे भिगोना पड़ता है कि साहब उसकी रोटी बन जाती है। 8 घंटे फूलता नहीं है वो रोटी में। उसका जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, जब तक उसका वो नहीं होता, इसको कहते हैं ना आप, शाम को गलाते हैं सुबह तक वो होता है, उसमें से खमीर नहीं उठेगा, तब तक उसका ग्लूकोज रिलीज, वो ग्लूकोज के साथ साथ फाइबर रिलीज नहीं होगा। तो उसमें मत उलझना आप, है ना। उससे बेटर मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, उसके बराबर के दे दूंगा, उसके लगभग ऐसा दे दूंगा आपको। मिलेट को श्री धान्य कहा गया है। श्री धान्य का मतलब अनाज, अनाजों का सिरमौर। उसका कारण यह है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा में फाइबर नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, पर्याप्त मात्रा में, जितना हमें चाहिए उतनी मात्रा में उसके अंदर क्या पाया गया है? फाइबर पाया गया है। जब हम इसे खाते हैं तो ये करता क्या है? ग्लूकोज को हमारी बॉडी में से तेजी से रिलीज ना कर धीरे धीरे रिलीज करता है। आपने गेहूं खाया, आपने चावल खाया, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, आपने गेहूं खाया, चपाती खाई गेहूं की, दलिया खाया आपने गेहूं का, 32 ग्राम, आपको 32 ग्राम उसमें से ग्लूकोज मिल गया सीधा सीधा बॉडी का। वो 30 से 35 मिनट में आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। जो ग्लूकोज पैदा हुआ उसमें से वो 30 से 35 मिनट में पूरा का पूरा आपके ब्लड में आ गया, तो फोर्सली ब्लड में आया। जबकि आपकी बॉडी के अंदर सेल को हर मिनट, हर सेकंड थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज चाहिए ताकि वो लगातार कंटिन्यूस एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। लेकिन ग्लूकोज गया तेजी से, उतना कंजप्शन हुआ नहीं, तो एक्सेस ग्लूकोज आपकी बॉडी में आ गया। जब तक इंसुलिन उसको पचा सकता है तब तक रीडिंग में नहीं आएगा। जब तक इंसुलिन नहीं पचाएगा तो ब्लड को गाढ़ा करेगा, वो ऑर्गन को डैमेज करने का काम कर रहा होगा, सारे काम हो रहे होंगे, ठीक। जब आप पेप्सी जैसी कोई पेय पदार्थ लेते हैं, 8 मिनट के अंदर आपकी बॉडी में सीधा 100 ml में से 22 ग्राम सीधा ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर कहा गया, 8 मिनट में ब्लड में चला गया। लेकिन जब आप मिलेट लेते हैं तो यही जो ग्लूकोज है, जो यही 32 ग्राम ग्लूकोज जो 100 ग्राम आपको मिलेट में से मिल रहा है, जो गेहूं से मिल रहा था, बॉडी में रिलीज होने में 8 घंटे का समय लेता है। कहा 35 मिनट का, 8 मिनट। और यही सीक्रेट इसका है। अब ऐसा समाधान हम क्या करें? ये सीक्रेट समझ लो, खाने के अंदर फाइबर ऐड करो। जब भी मुझसे किसी ने व्यक्तिगत सलाह ली है, जब भी व्यक्तिगत बात की है कि मुझे साहब मैं ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकता, मुझे एक सप्लीमेंट बता दो, मैंने कभी उसको प्रोटीन रिकमेंड नहीं किया, कभी डेली रिकमेंड नहीं किया, उसके पॉकेट के साथ मैंने कहा एक ही प्रोडक्ट सुनना है ना, केवल फाइबर उठा लेना।
कितने भी लीडर हैं, आप पर्सनल पूछ लेना, मैंने फाइबर को कितना ज्यादा प्रमोट करता हूं, और ये बैड लक है लोगों का, फाइबर के अलावा सब कुछ लेते हैं। टॉप प्रायोरिटी पर रखो, आपके टेबल के ऊपर, सेंटर टेबल के ऊपर होना चाहिए, आपके खाने के साथ होना चाहिए। उसका लेने का तरीका बता देता हूँ। फाइबर को पानी के अंदर डालो, खाना स्टार्ट करते हो तब उसको 10-1 मिनट उसमें छोड़ दो। फाइबर फैलता है, फाइबर को टाइम चाहिए। जो पेट में फैलेगा उसको बाहर फैला लीजिए, टेस्ट नहीं बदलता उसका। अगर बाहर फैला लिया तो आपको जो बोलते ना, 1 लीटर पानी पीजिए और इतने ml, 350 ml मिनिमम पानी पीजिए, 400 ml पीजिए, उतने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ठीक, तो आपको खाने में न्यूट्राइट फाइबर ऐड करना है कितना? 4.5 ग्राम सुबह, 4.5 ग्राम शाम। इसके अलावा आपको रॉ फूड की तरफ जाना है। रॉ फूड के बारे में, जो सलाद के बारे में बात की जाती है, फलों के बारे में बात की जाती है, रीजन उसका ये है, उनमें विटामिन मिनरल के साथ साथ आपको रिच फाइबर मिलता है। इसलिए सलाद की डेफिनेशन में ये नहीं बोला गया कि प्याज, ककड़ी, टमाटर ये सलाद होता है। हमेशा होता है ग्रीन लीफी, जिसमें मैक्सिमम ग्रीन कलर रखा हो, और ग्रीन कलर मैक्सिमम पत्ती का ही होता है। इसलिए पत्ती ज्यादा मात्रा में खाइए। पत्ती तो हम एक भी नहीं उठाते, पत्ती है ही नहीं उसमें। सजाने के लिए 4 धनिए की पत्ती है, 5 से भराती है, क्या आएगा आपके हिस्से में? है ना? तो ज्यादा से ज्यादा आप वो लीजिए, तो इससे आपकी बॉडी को फाइबर मिलेगा। 4.5 ग्राम सुबह, 4.5 ग्राम शाम, उसके साथ चम्मच आती है, इससे सप्लीमेंट कीजिए, और मैक्सिमम अपने खाने में आप रॉ फूड ऐड कर दीजिए। ये पहला काम है जो आपको करना चाहिए। दूसरा, आपको फूड पिरामिड को एग्जैक्ट फॉलो करना, क्योंकि वही बचपन से पढ़ाया गया था कि स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है, इस फूड पिरामिड को फॉलो किया जाए। कभी नहीं पढ़ाया गया था स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य को रिगेन करने के लिए आपको दवाइयों का सहारा लेने की जरूरत। और फूड पिरामिड बताता है कि आपको आपकी बॉडी में 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलो बॉडी वेट के हिसाब से डिलीवर करना है, देना है इस बॉडी को, लेकिन इसको डिवाइडेड पार्ट में देना है। आप शरीर की रखवाली करने के लिए फांस मत काटो यार, ला भाई घोल दे, ये भी ले ही लेते, चल छाछ में दे दे, स्वाद नहीं लगता साहब। अरे नमक मिर्च मसाले तो आप उनमें भी डालते, तो ऐसे इसको भी छोक लो यार, क्या फर्क पड़ता है? सब्जी के साथ भी ये जलने पर नष्ट होता है, बाकी नष्ट नहीं होता है। स्वाद ही चाहिए तो आपको। स्वाद तो आलू भी नहीं लगता कच्चा, तो वो खा के देख लेना। स्वाद तो कुछ भी लगता ही नहीं है आपको, जो खाने आपको पका के दिया जा रहा है। स्वाद तो बैगन भी नहीं लगता, जिसको आप कहते हो आप तो ये बना ले। आप बोलते हो करेला बना लो, वो भी टेस्टी नहीं लगता आपको। आप बोलते हो आज तो कटहल बना लो, खा के दिखा दे रहा कच्चा। उसको स्वादिष्ट बनाते हैं तो इसको बना लो स्वादिष्ट यार। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमारे खाने में प्रोटीन डेफिशिएंसी बेहद है। मैं नहीं बोल रहा, WHO का डाटा है ये सब। अभी तो बात फाइबर करते हैं, प्रोटीन पे आगे सेल कहां से बनेगी? उसको कच्चा माल कौन देगा? जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी उस सेल को तो बनाओ, वो ट्रांसफार्मर तो लगाओ जो उसमें से ऊर्जा पैदा करेगा। सब बिना ट्रांसफार्मर की ऊर्जा आ सकती है क्या? सीधा झटका ही लगेगा करंट का, आ जाएगी एनर्जी। ठीक है, तो प्रोटीन देना है आपकी बॉडी को। और प्रोटीन जो बताया गया है वो यही बताया गया है, उसको बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है कि आपको जो आता है ना, उससे नॉन वेज से जो प्रोटीन है वो कभी नहीं लेना चाहिए। आपको केवल वेज वाला प्रोटीन लेना चाहिए, और हमारा प्रोटीन कंप्लीटली वेज वाला प्रोटीन है। हमारा प्रोटीन, जब आपके सिलिक जो होते हैं ना फाइबर, जब वो भी काम नहीं करते तब भी ये 80% डाइजेस्ट होता है। कंसंट्रेटेड 98% डाइजेस्ट होता है, क्योंकि किसी के सिलिक को साफ करके हमने डाटा नहीं दिया आपको, हमारा 98% एब्जॉर्ब हो जाएगा एज इट इज। जो इंसान है उसको खिलाकर इसका स्टेटिस्टिक्स निकाल कर आपको दिया 98%। 100 में से 98 लोगों को 100% डाइजेस्ट हुआ था, हमने फिर भी 98% आपको बोल देते हैं ये 100% डाइजेस्टेबल है। थोड़ा पैसा खर्च करो, करना तो पड़ेगा, डॉक्टर कर लो या खुद कर लो, बीमारी से बचोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको पता है आप जिम्मेदार नागरिक है, आपको जिम्मेदारी निभानी है। जो आप खाते हैं वही उसका एक हिस्सा आपके बच्चे भी खाते हैं। आप नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते। ठीक, उस फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग आपको सारे जरूरी विटामिन मिनरल आपकी बॉडी को प्रोवाइड करने होंगे, जो कि अलग अलग तरह की सब्जियों से, अलग अलग तरह के फलों से मिलते हैं। आप अलग अलग तरह के फल, अलग अलग तरह की सब्जी मैनेज भी कर लें तो उनके साथ फायदे के साथ नुकसान जो सीधा सीधा जाता है बॉडी के अंदर, आपका ये पेस्टिसाइड हो जाता है, उससे बचा रहना चाहते हैं, और उससे कम पैसे में आप उनकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो आपको न्यूट्रीलाइट डेली एक सुबह एक शाम पर सेट हो जाना चाहिए।
जमाना गया जब डेली की बात करते हैं। डेली लेनी है, ये नहीं कहते एक लेनी है। WHO रिकमेंड करता है, जो RDA है वो रिकमेंड करता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक सुबह एक शाम लीजिए। एक पॉल्यूशन को नष्ट करने में चली जाएगी। सब्जी आई, काटी और थोड़ी सी धोई, 10 मिनट भिगोना सीखिए। बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल उस पानी के थ्रू निकल जाते हैं। इतनी फुर्सत कहाँ है। सब्जी को काट के पानी में डाल दीजिए, घर के काम निपटा लीजिए, आधे घंटे बाद आके उस सब्जी को निकाल लीजिए। लेकिन हम तो बस ऊपर से धो लिया कि धुल तो गई, केमिकल अंदर तक गया हुआ है ना। बात वही है, मिसेज ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था, परिवार की सेहत किचन से शुरू होती है, और परिवार की सेहत जिम्मेदार वही महिला होती है जो मुखिया, जो उस किचन की मालकिन होती है। तो आपको प्रोटीन देना है, आपको फाइबर देना है, आपको विटामिन मिनरल पर्याप्त मात्रा में देना है। आपको और क्या देना है। फूड पिरामिड में ऑक्सीजन के बाद दूसरा नंबर पानी का था। भरपूर मात्रा में पानी देना है। आपको मिनिमम 2 लीटर पानी एक एवरेज अपनी बॉडी को डेली प्रोवाइड कराना है। और क्या करना है, आपको आपकी बॉडी की सेल्स की जो ऊपर की लेयर बनती है, आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो सिग्नल ट्रांसफर करता है, दैट इज ओमेगा 3। आपका दिमाग ठीक से काम करता रहे, आपको अल्जाइमर जैसी बीमारी से बचे रहे, आपका नर्वस, आप उस वाइबर कैथेटर का शिकार ना बने, इसके लिए आपको ओमेगा 3 अपना हिस्सा बना लेना। मिनिमम 2 रखना। 1 से 3 रिकमेंडेड है, मिनिमम 2 रखना। पिछले लंबे समय से, मोर देन 10 ईयर से 4 ओमेगा 3 रेगुलर लेता हूं। लोग कहते हैं चेहरे पे ग्लो बहुत है। ये ग्लो बाजार के मैं तो कोई लगाता ही नहीं ऊपर प्रोडक्ट, तो अंदर का ग्लो है भैया, ये बाहर का ग्लो नहीं है। सप्लीमेंट की इंपॉर्टेंस समझते हो तो ये सब कुछ उससे हो जाएगा। एनर्जेटिक 20 घंटे काम करा लो, मोर देन एनफ है 4 घंटे सोना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओमेगा 3 के रेशो को सही कीजिए, और रेशो 1:5 छूट है, आप 10 तक ले जाइए, लेकिन 1:85 बना हुआ है। 85 यानी कि हम 85 पर गुना वो ले रहे हैं, 10 के बजाय 9, 8 से 9 गुना ज्यादा हम ओमेगा 6 दे रहे हैं। कौन सा तेल खाना चाहिए, बड़ा कॉम्प्लिकेशन बना हुआ है। ऑलिव ऑयल खाएं, ये खाएं, वो खाएं। आपके क्षेत्र में जो तेल पैदा होता है वो तेल सर्वश्रेष्ठ होता है आपके लिए। आपके क्षेत्र में गोला पैदा होता है, नारियल, नारियल तेल खा लीजिए। आपके क्षेत्र में सरसों पैदा होती है, सरसों का तेल खा लीजिए। तिल पैदा होता है, तिल का तेल खा लीजिए। जो आपके क्षेत्र में पैदा हो, जो क्षेत्र में पैदा होगा वो नहीं खाएंगे, जो आ रहा है थाईलैंड से वो जरूर खाएंगे। खा लो, है ही नहीं आपके लिए। जो प्रकृति ने हमें दिया है सीधा सीधा वो इस्तेमाल करो, ठीक है। तो शायद आपको 2 ओमेगा 3 काफी रहेंगी। क्या नहीं करना है, जंक फूड अवॉइड करना है। एक्चुअली जो जंक फूड नाम है ना, इसका नाम है जंक फूड, तो है ही नहीं ना इसके अंदर, तो इसे जंक फूड क्यों कहते हैं। जब फूड है ही नहीं तो फिर जंक फूड कहां से आ गया। जंक को बॉडी में जाने से रोकना है। बच्चों के लिए हम जो जाते हैं सीधे मॉल में घुसते हैं, मॉल में आपको एवरीथिंग पैक्ड, हर चीज पैक मिलेगी। चूंकि वो इंडस्ट्री है, उसका एक टारगेट है, गोल बनाना, इसलिए आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा। आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, फूड सप्लीमेंट डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। आप बात सेहत की है, आपको हॉस्पिटल पैकेज मिल जाएंगे, फूड सप्लीमेंट पैकेज नहीं देंगे हम क्या देंगे, हम आपको देंगे सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन। जानिए अपने शरीर के बारे में, जिसने आपको बुलाया उसके साथ बैठिए, उससे जानिए कि आपको इनके अलावा किस एडिशनल सप्लीमेंट की जरूरत है, और इनके रियल बेनिफिट लेने के लिए दीजिए इनको वक्त, 6 महीने से 2 साल। आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां जो दुनिया को है आपको नहीं होंगी। आपको बता दूं, हेरिडिटी के नाम पर चुनिंदा बीमारियां हैं, इंसाइक्लोपीडिया भरा हुआ है इस बात से। चुनिंदा बीमारियां हैं जो आप में से, हम में से किसी को होती भी नहीं है। जो समझ में ना आए उसे हेरिडिटी का नाम ले दिया जाता है। मेरे दादाजी को बीपी हुआ ही नहीं और मुझे बीपी हो गया, तो उसे हेरिडिटी कैसे नाम दे दोगे भाई आप। परदादा को हुआ ही नहीं था डायबिटीज, वो तो उन्होंने कभी कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो 1 किलो गुड़ को खा जाते थे। और आप बोल रहे हैं आपके खानदान में किसी को डायबिटीज हुई, आपको हेरिडिटी है। हार्ट में ब्लॉकेज हुआ, आपको हेरिडिटी है। अरे ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई भाई। तो आपको अपनी सेहत के बारे में जागरूक रहने की जरूरत है। आसान है सब कुछ, एवरीथिंग इजी, कहीं कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। सब आपके सप्लीमेंट महंगे तो बहुत आते हैं,
शायद आपने एक बार अस्पताल में जाकर बिल नहीं देखा है। किसकी महंगाई की बात कर रहे हो आप? ओमेगा 3 ये सप्लीमेंट रेगुलर लेते रहिए, 5,000 रुपए का आप लेते रहिए, एक बॉडी पर 5,000 खर्च हो, मान लो 8,000 खर्च हो गया। आपने लिया तो आपको बीमारी नहीं पड़े ना। 2 साल लिया, 3 साल लिया, फिर आपने 2-3 साल छोड़ दिया, फिर 2-3 साल ले लिया, आप बीमार नहीं पड़े। लेकिन आपने ये नहीं लिया तो आपने के साथ इससे सस्ती तो बीपी गोली पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल पड़ेगी, मैं जानता हूं, आप गोली ले आइए, सस्ती पड़ेगी, लेकिन साथ में दूसरी बीमारी गोली तो जुड़ेगी ना आके, फिर तीसरी बीमारी गोली भी जुड़ेगी ना आपके, फिर आपका काम धंधा छोड़ना पड़ेगा, वो पैसा भी तो इसमें जुड़ेगा, फिर आप बीमार हो जाएंगे, वो पैसा भी तो इसमें जुड़ेगा, फिर आपके चेहरे को रोज रोज देख के परमात्मा से तो दुआएं करती थे, प्रसाद बोले आपने, मेरे आदमी को बचा ले आपकी बीबी ने, वो पैसा भी तो इसी में जुड़ेगा, फिर वो आपको देख देख के टेंशन का शिकार होगी, उसकी दवाइयां शुरू हो जाएंगी, वो पैसा भी तो इसी में जुड़ेगा। हर सूरत में सप्लीमेंट सस्ता पड़ता है। निर्णय आपको लेना है, जिंदगी आपकी है, सेहत आपकी है, कैसे रहना चाहते हैं, कैसा समाज देना चाहते हैं, कैसे परिवार को आगे लेके जाना चाहते हैं। जितना मुझ पे आता है वो मैंने आपको बता दिया, जितना आपको समझना उतना आपने समझ लिया, निर्णय आपका है। थैंक यू सो मच।